ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम समाधान में बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, आर्थिक सुधारों की। सरकार जिन्हें आर्थिक सुधार कह रही है, विपक्ष का यह कहना है कि आर्थिक सुधार नहीं बल्कि देश को बेचने की एक साजिश है। ऐसे समय में जब देश की इकोनॉमी पहले ही कई समस्याओं से दो चार हो रही है, जहां महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसके अलावा जो नौकरियां हैं वो भी कम होती जा रही हैं। सवाल ये है कि आखिरकार क्या सरकार ने जो अभी हाल में कदम उठाए हैं इससे देश को लाभ मिलेगा? क्या महंगाई खत्म होगी? क्या आम आदमी के लिए रोटी, दाल, कपड़ा और साथ ही अपने घर का जो सपना है वो आसान होगा या नहीं होगा? अगर देखा जाए तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आम आदमी इससे पूरी तरह से परेशान है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ एक खास पैनल यहां पर मौजूद है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके हम यहां पर सवाल भी अभी जानेंगे, उनकी राय भी यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सवाल अभी बजरंग मुनि जी आपसे है। एक जानकार ये भी कहते हैं कि 2014 के जो इलेक्शंस होंगे उसमें भले ही भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन एक इशू ये भी रहेगा कि प्राइवेट जो नौकरियां उसमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। आप एक तरफ एफडीआई लाकर प्राइवेट फर्म्स को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये इंश्योर कर पाएंगे कि वहां पर पूरी सेफ्टी एम्प्लॉयमेंट की होगी? नौकरियां कभी रोजगार नहीं बढ़ाती हैं। रोजगार के अवसर पैदा करता है श्रम। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में चल रही है वह गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, छोटे किसान के विरुद्ध पूंजीपतियों, बुद्धिजीवियों, इनका एक षड्यंत्र है पूरा का पूरा। साइकिल पर टैक्स लगा दो, रसोई गैस को छूट दे दो, गेहूं पर टैक्स लगा दो, दाल पर टैक्स लगा दो, गांव के किसान के हर चीज पर टैक्स लगा दो, डीजल और पेट्रोल की छूट दे दो, आवागमन सस्ता कर दो। यह पूरा का पूरा षड्यंत्र है। लेकिन आज का जो विषय है, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो सब्सिडी है पेट्रोल और डीजल पे खत्म कर देनी चाहिए। ये बात भी हमें जाननी चाहिए कि डीजल का इस्तेमाल मैंने यह नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि डीजल पेट्रोल का दाम 2 गुना से 2.5 गुना कर देना चाहिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल को सब्सिडी दे दी जाए और सरसों तेल पर टैक्स लगा दिया जाए, मजदूर की मजदूरी पर टैक्स लगा दिया जाए। मजदूर 100 रुपया रोज कमाता है तो 10 रुपया सरकार को टैक्स देगा। वो गांव के ऊपर टैक्स लगा दो, पर डीजल का इस्तेमाल भी तो करेगा। मेरा ये कहना है कि जो गरीब 33% जो लोअर क्लास है वो 5% डीजल पेट्रोल बिजली कंज्यूम करता है। जो 33% गरीब क्लास है वो 70% साइकिल का उपयोग करता है। तो साइकिल के ऊपर टैक्स लगा दो और रसोई गैस को छूट दे दो, डीजल पेट्रोल को छूट दे दो। ये जो मध्यम क्लास है जिसको आप आम आदमी कहते हैं, पहले ये तय करना पड़ेगा कि आम आदमी 33% मध्यम क्लास और 33% अपर क्लास आम आदमी है कि आम आदमी 33% वो नीचे क्लास, लोअर क्लास का आम आदमी है। आम आदमी गांव के ऊपर सारा टैक्स लगा दो। 100 रुपए का किसान अगर कोई बेचने आता है शहर में तो 10 रुपया सरकार टैक्स ले लेती है उससे, और फिर 100 रुपए का वो खरीदने जाता है। मेरा आपसे सवाल है, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि एफडीआई के आ जाने से 5 करोड़ व्यापारी जो हैं उन पर इसका असर पड़ने जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं सी रंगराजन साहब, उनका खुद का ये स्टेटमेंट है कि इससे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो इफेक्टेड होंगे। तो फिर कहां तक इसको जायज कहा जा सकता है? बहुत बढ़िया आपने इशू रेज किया है। मैं चाहता था कि ये इशू को एड्रेस करूं। मेरे हिसाब से एफडीआई का स्ट्रक्चर या मॉडल कैसा बनना चाहिए, एफडीआई का स्ट्रक्चर या मॉडल बनाना तो हमारे हाथ में है। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि विदेशी आएंगे वो कोई समाज सेवा नहीं करने आएंगे, वो तो शायद यहाँ लूट लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर, मॉडल, रेगुलेशन उसका तो हमने बनाना है। उसका स्ट्रक्चर और मॉडल ऐसा बनाया जाए कि हमारे जो दुकानदार मित्र हैं उनका कोई अहित ना हो। क्या ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? जी हाँ, मैंने तमाम टीवी चैनल्स के थ्रू सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे दुकानदार मित्रों को सक्षम किया जाए, उनसे कॉम्पीट करें। उसके सक्षम कैसे किया जाए? उनको लो कॉस्ट लोन्स दिए जाएं, उनको ऑटोमेशन, रेफ्रिजरेशन के लिए जो है सब्सिडाइज्ड इक्विपमेंट दिया जाए, कंप्यूटर्स दिए जाए शॉप के लिए सस्ते में, रेफ्रिजरेशन का इक्विपमेंट उनको दिया जाए। साथ ही साथ जो एमएनसीज आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें देश को लूटने का मौका दो, उनके ऊपर हायर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाए, यानी वो अगर कमाते हैं तो देश को ज़्यादा टैक्स दे। दूसरा, बार बार जो लोग बिना इकोनॉमी को समझे हुए कहते हैं विदेशी आएंगे लूट के ले जाएंगे,
अरे आपके हाथ में है कि रिपेट्रिएट ना करने दे प्रॉफिट को। सब मित्रों को बता दूं, रिपेट्रिएट का मतलब कि कितना धन प्रॉफिट कमा के वो वापस अपने मुल्क लगा के ले जा सकते हैं। इसके ऊपर रेगुलेशन बनाया जाए और इसके लिए सिस्टम में बहुत बदलाव करने होंगे। और इसके सुरेश साहब, regulation मैं आपसे ऐसा जानना बनाया चाहूंगा, जाए शरद यादव जी ने कहा था कि एफडीआई लाकर हम उन लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी रोजगार मांगा नहीं। देखिए, ताज्जुब की बात है, जो जिंदल साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत आदर्श की स्थिति है। हमने जो देखा वो ये देखा कि जब सिंगल ब्रांड रिटेल में ही उन्होंने कुछ चंद वर्षों के अंदर उन्होंने इतना बड़ा डाइल्यूशन कर दिया, जो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए 30% आउटसोर्सिंग का एक प्रावधान रखा था कि आपको भारत से ही खरीदना होगा, विदेश से आप ला नहीं सकते, ये 30% आपको लेना ही लेना है, उसमें ढिलाई कर दी। तो ये तो हकीकत है, हम हकीकत पे बात करें ना। इस यहाँ की सरकार किस तरीके से समझौतावादी है, वो किस तरीके से घुटने टेक रही है विदेशियों के सामने, वो बात करें। हम आदर्श की बात क्यों करें? जैसे एफडीआई में रिटेल में अभी अलाउ किया गवर्नमेंट ने, और अभी हमने डिस्कस किया विदेशी कंपनियों के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में, किसान के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कंज्यूमर को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। सरकार ने, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एफडीआई को अप्रूव किया है, बट अभी उसका पूरा ड्राफ्ट, पूरे रेगुलेशन हमारे सामने नहीं आए हैं। तो यही तो उपयुक्त मौका है, यही तो टीवी शो का मकसद है कि सरकार को हम मैसेज पहुंचा सकें कि क्या देश के लिए जरूरी है। क्योंकि सरकार को, आप तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ये माइक ले लीजिए जी। एक सवाल और उठ रहा है इस बीच। इन्होंने जो कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति जो गिर गई है, ये सही कह रहे हैं। जब पहले ये चिड़िया सोने की कहते थे, मैं जिला साहब से पूछना चाहता हूँ, बुजुर्ग आदमी कहते आए हैं कि ये सोने की चिड़िया है, लेकिन आपके दिल से पूछता हूँ कि सोने की चिड़िया की मिट्टी की चिड़िया हो गई है। मैं सबसे पूछना चाहूंगा, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बिना सारी ऑडियंस मुझे जवाब दे, क्या हमारा जो है आज की तारीख में जीना जो है क्या पॉसिबल है? जवाब चाहूंगा सबसे, नहीं पॉसिबल। तो आज वो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हमें लेकिन मैं आप नहीं, फिर आपने जैसे जनता से पूछा, मेरा मेरा आपसे एक प्रश्न है सीधा सीधा। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होनी चाहिए। अब फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, सिर्फ जो है नारेबाजी करके हम कहां तक जाएंगे? ये नारेबाजी की बात नहीं है, ही पड़ेगा। से नारेबाजी की बात नहीं है। समझ में नहीं आया है किस तरक्की की बात जिंदल साहब, आप किस पानी से चलाएंगे? आप किस तरह का जवाब, आप किस तरक्की की बात कर रहे हैं? हमें किस तरह मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि हमें किस तरह की तरक्की चाहिए। आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आपके पास भी आना चाहता हूं कि तरक्की मतलब 13 प्रदेशों में देश के माओवाद बढ़ गया है। आज पूरे देश के 13 प्रदेशों में आज आपके दिल्ली के दरवाजा में खटखटा रहे हैं वो लोग। ये है हालात, वहां का जो शोषण हो रहा है, जिस तरीके से हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके किस तरीके से लूट हो रहा है, जिस तरीके से बेच रहा है। आप उस तरक्की की बात कर रहे हैं। किस तरह की तरक्की चाहिए देश की जनता ही तय करेगी। एक और सवाल आप पूछना चाहती हैं? जी पूछिए। जानना चाहती हूँ एफडीआई क्यों, जब आप जैसे दिग्गज लोग हमारे देश में हैं, नीतियाँ बनाने में इतने बुलंद हैं, फिर हमारे देश में इन नीतियों के थ्रू प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करके हम दूसरे देश में एफडीआई क्यों नहीं खोलें, दूसरे देश में अपने प्रोडक्शन हाउस क्यों ना लगाएं? वो इसलिए क्योंकि हम गुलाम हैं, पहले अभी भी अपनी की गुलामी मानसिकता में जीना चाहते हैं। देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी जो हमारे नेतागण हैं वो गुलामी में हैं, विदेशों की दलाली कर रहे हैं, यहाँ खुलेआम उनके लिए कमा रहे हैं, क्योंकि उनका भी विदेशों में धन जमा है। उन्हें पता है यहाँ से हम इकट्ठा करके अपने दलालों के माध्यम से वहाँ जमा करेंगे, क्योंकि जब देश में जागरूकता आएगी तो जनता ऐसे नेताओं को, भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भगाएगी, तब वो विदेश में जाके रहेंगे और यही एफडीआई वाला पैसा अपना प्रयोग करेंगे जाके। ये पक्की बात है। एक और सवाल फिर आपकी राय है। एफडीआई क्यों, या विदेश, हिंदुस्तानी विदेश में व्यापार क्यों नहीं कर सकते, वहां से हम कमाई क्यों नहीं करके ला सकते? उसका हमारे सामने एग्जाम्पल है। हमारा आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर आज की तारीख में धाक मनवा चुका है। यूएस में, यूरोप में, सब जगह हमारी आईटी की वैल्यू है और वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहा है। जिंदर साहब, अब उस आउटसोर्सिंग को बंद करने की बात भी की जा रही है, बराक ओबामा ये बात कर रहे हैं। लेकिन आज आउटसोर्सिंग लगाने की बातें होती हैं तो क्या अमेरिका को पता है हमारी आईटी के बिना वो चल नहीं सकते? आज क्या बैंक लगा, बातें हुई हैं, लेकिन आईटी और बीपीओ की डिमांड है। हमारा आईटी और बीपीओ ऐसा नहीं है, आज हमारा हिंदुस्तानी पूरे विश्व के आईटी, ये केवल दिखावा किया जाता है। भारत के डॉक्टरों का विदेशों में क्या हाल है हमें सबको पता
पता है भारत के लोगों का, जो डॉक्टर हैं विदेशों में गए हुए, उनका क्या हाल है, बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं वहां। सर मैं पूछना चाहता हूं, एफडीआई से जो रोजगार की बात हो रही है, किस तरीके का रोजगार होगा? फेयर प्राइस, 610, बिग बाजार जैसा 10 से 12 घंटे की ड्यूटी और उन्हें 3 से 5 हजार सैलरी, क्या इस तरीके का रोजगार दे पाएगी एफडीआई? या गवर्नमेंट के कोई स्केल होंगे उनके ऊपर? किस तरह का रोजगार होगा, मैंने भी सवाल उठाया था। 3 से 5 हजार रुपए का रोजगार नहीं देंगे। रोजगार का ढकोसला पीटने के आधार पर वहां से आके यहाँ का पैसा शोषण करना है। यहाँ जो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, जैसा अभी कहा था कि कुम्हार जो काम कर रहा है वो लेंगे। यहाँ के जितने गरीब मजदूर लोग कमाई अपनी कर रहे हैं, किसी तरह से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, उसको खत्म करके यहाँ से अपना जाल फैलाएंगे कि एक हाथ में सारी ताकत आ जाए, एक हाथ में सत्ता आ जाए। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि ये हालात बने क्यों कि आज हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों टन गल्ला वो बर्बाद हो रहा है, तो विदेशों के लोगों को आने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या हिंदुस्तान में ऐसे नागरिक नहीं है जो इसको कार्य को नहीं कर सकते हैं? वो बिल्कुल यही वो वेस्ट इंडिया वाला कार्य हो रहा है, जो 1917 में हुआ था वही काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐसा देश है, अमेरिका यूरोप में इतनी अनाज की बर्बादी नहीं होती जितनी हमारे यहाँ होती है। तो अनाज की बर्बादी रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी चाहिए। मैं यहाँ कोई विदेशियों का ब्रीफ लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ, मैंने शुरू में जो बात कही, शायद कुछ लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं सुना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के वो लोग स्पेशलिस्ट हैं और उनका जब अपना हित आएगा तो ये अनाज की वेस्टेज रुक जाएगी, क्योंकि वो अपना नुकसान खुद नहीं होने देंगे। उसकी वजह से वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनको सलाहकार बनाइए। क्यों बना सलाहकार बना सकते हैं? सलाहकार से बनाए, कोई हक नहीं है, वो बताएं, अपनी राय दें। और सलाह की बात जहां तक आई है, ये आपको आंकड़े बताऊं, जो अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसको उनके डॉक्टर्स की टीम में ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति की डॉक्टर्स की टीम 15 लोगों की है, उसमें 13 डॉक्टर्स भारतीय हैं। ऐसी सलाह की बात नहीं है कि भाई सलाहकार अगर विदेशी लोग सलाह जानते हैं, भारत के लोग सलाह देना जानते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार के जो आर्थिक कदम है कितने सही हैं, इसका क्या इम्पैक्ट देश पर पड़ने वाला है, क्या आम आदमी की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, क्या गृहिणियों के लिए सब्जी दाल रोटी सब सस्ता हो जाएगा या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।